प्रीलिम्स 2024 जीएस पेपर 1 का डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझाया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि जिससे हर एक क्वेश्चन का आपको कॉन्फिडेंस आ सके। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 और पहला देख रहे हैं विद रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट फोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं कहीं ना कहीं आप बुक्स में पढ़ते हो, यहाँ की इसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा हो। इसके समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बुक से अलग तरीके से जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मुझे 15, 20, 25 मिनट चाहिए। या तो मेरे किसी वीडियो में यूट्यूब पे कहीं पे पढ़ा हुआ है क्लाइमेट्स का, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। जो कोऑर्डिनेट फोर्स होता है, ये जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे, जैसे आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट फोर्स से कोई भी चलती हुई चीज, एनी मूविंग थिंग डिफ्लेक्ट राइटवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और डिफ्लेक्ट लेफ्टवर्ड इन द सदर्न। तो कोई भी चलती हुई चीज राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न एंड सदर्न। यस, चलती हुई चीज ध्यान रखें, और वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो वो डिफ्लेक्ट और ज्यादा हो। क्लियर है? तो इसीलिए जेट स्ट्रीम जो ऊपर में जो चलता है वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड से विंड चलती है, और जो जेट स्ट्रीम हो जाता है पैरेलल टू आइसोबार, समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगता है और जेट स्ट्रीम, जेट धारा का निर्माण हो जाता है। तो वो किस लिए हो रहा है कि कोऑर्डिनेट फोर्स ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा होती है, कोऑर्डिनेट फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए पैरेलल टू आइसोबार हो जाता है, जिसको जियोस्ट्रॉफिक विंड या भूविक्षेपी पवनी भी कहते हैं। तो ये तो आपने देखा कि जब ज्यादा स्पीड होगा तो कोऑर्डिनेट फोर्स ज्यादा। यस, और इसके समझाने के लिए पूरे कोऑर्डिनेट फोर्स का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, फिलहाल वो ज्यादा समय लग जाएगा। अभी फिलहाल ये तो पहला स्टेटमेंट हमने बोला कि कोऑर्डिनेट फोर्स जो है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग। कभी किताब में आपने देखा होगा कि जनरली मान लीजिए कि ये आपका 1000 MB है और ये 990 MB है और ये 980 MB है, तो विंड किधर से किधर मूव करेगा? इधर। और यहाँ से ऐसे विंड डिफ्लेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर की ओर विक्षेपित होते जाएगा, डिफ्लेक्ट इधर की ओर होते जाएगा। लेकिन यही आपको यदि मैं कहूँ कि ये जो दिख रहा है, ये जो रहे बहुत ज्यादा, यहाँ पर 1000 हो, यहाँ पर 800 हो, यहाँ पे 600 MB, तो बहुत ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस है, तो विंड बहुत तेज मूव करेगा। तो प्रेशर डिफरेंस तो इधर दिख रहा है, विंड ऐसे पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है और यही जेट स्ट्रीम बनता है। तो पहला तो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, करेक्ट है। फिर बता रहा है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। हाँ, इक्वेटर के पास जो है, आप यदि हम इक्वेटर के पास की बात करेंगे, इक्वेटर के पास जो कोऑर्डिनेट फोर्स होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसी कारण से यहाँ साइक्लोन, लो प्रेशर है लेकिन यहाँ साइक्लोन नहीं बनता है, इसी कारण से, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट फोर्स नहीं है, क्योंकि कोई साइक्लोन बनने के लिए टर्निंग इफेक्ट चाहिए। और यहाँ पर जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा, अक्षांश बढ़ता चला जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट फोर्स बढ़ता चला जाएगा और मैक्सिमम कहाँ हो जाता है? पोल्स पे हो जाता है। यस, तो यहाँ पे मैक्सिमम एट द पोल्स। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है आप लोग को? अब अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, उसके लिए जस्ट वेट करें, तुरंत मैं अपलोड करूंगा।